बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे और विफाकी हुकूमत जो अब बन चुकी है और काबीना की तश्कील के लिए तगोदो की जा रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारी कोशिश होगी कि जो माजी की हो गई हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जो कि साबिक हो गए वजीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने 3.5 साल के अरसे में क्या दिया इस कौम को, इस पे हम बात करेंगे और क्या उनसे गलतियां हुई उस पे भी बात करेंगे। हमने देखा इससे पहले कितनी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने कितने कर्जे लिए थे और आज ये मुल्क किस नहज पर छोड़ कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब इस साल और 1.5 साल के अरसे में ये जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म की क़यादत में आगे क्या क्या कर सकती है। और आगे जो कि हमने देखा कि मुख्तलिफ ज़राओं से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जा रही है इदारों के खिलाफ, ये किस तरफ लेके जाया जा रहा है पाकिस्तान को। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप खातून एंकर हैं नादिया अनवार, बहुत शुक्रिया नादिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आपने पाकिस्तानी सियासत के कई अदवार देखे हैं, तसद्दुक़ गौरी साहब। गौरी साहब आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले गौरी साहब आपके पास आएंगे, हम सेकंड ब्रेक में बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत आगे क्या क्या प्लान्स लेकर आई और क्या करेगी। माजी की हुकूमत ने क्या दिया आवाम को, मैं चाहूंगा कि आप उस पर रोशनी डालें। BRT 6 माह में बननी थी, 3 साल में बनी। जितने वादे वफा हुए, ना कोई मोटरवे बना ना कोई और प्रोजेक्ट। कुछ बताएंगे क्या जो आवाम से बातें वादे किए गए थे वो किस हद तक पूरे हुए? साजिद साहब, पहली तो बात यह है कि मैं सबका हुकूमत का कोई तर्जुमान नहीं रहा हूं। नहीं, बीइंग जर्नलिस्ट सर, आप अगर मवाजना करें, आपने तो कई अदवार देखे हैं ना मुल्कों में, 5-5 साल आईनी मुद्दत पूरी हुई है हुकूमतों की। इसने 3.5 साल में क्या किया? माजी में जाए, आपने 70 की पॉलिटिक्स भी देखी, भुट्टो साहब ने क्या क्या कारनामे किए, बाकियों ने क्या क्या, बेनजीर साहबा PTCL लेकर आई इस मुल्क में, इसने क्या क्या हुकूमत ने दिए फवायद आवाम को? 2 से 70 की हुकूमत तो मैं बच्चा था। 88 से जितनी गवर्नमेंट्स आई है, तो की होगी ना गौरी साहब, 88 के बाद जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन तमाम गवर्नमेंट को और हुकूमतों को करीब से देखा है, ठीक है ना साजिद साहब। तो हम जब 80 और 90 के दौर से अब तक की जितनी भी हम हुकूमतों को देखते हैं तो उसमें तमाम मसाइल और ई मिले विरसे के अंदर। जो भी गवर्नमेंट 88 से बेनजीर की गवर्नमेंट छोड़ के गई, 90 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उसको वो हुआ, तमाम ने एक दूसरे पर इल्जाम लगा कर अब 2018 में आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इन तमाम हुकूमतों ने जितनी करप्शन की साबका 90 से लेकर आज तक जितनी करप्शन की, जितने मसाइल पैदा किए, जितने वर्ल्ड बैंकिंग से और MFI से भी और वर्ल्ड बैंक से और तमाम लोगों से जो कर्जे लिए, और जब पाकिस्तान का एक बच्चा जब जो भी पैदा होता है वो $3,000 का मकरूज होता था, आज वो $7,000 का मकरूज यही रहिएगा। आपको मैं जरा माजी के झड़कों में ले जाता हूं। 2008 में मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट, तब जो कर्जा था मुल्क में 5 अरब था। फिर वो जब जा रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 16 अरब पे छोड़कर गई। फिर नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने 16 से 30 अरब तक पहुंचाया और सॉरी टू से माजी की हुकूमत 50 अरब तक छोड़ गई, बल्कि उससे भी तजावुज कर गया है ये कर्जा। अब बताएं। देखिए साजिद साहब, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जनरल मुशर्रफ बाद गवर्नमेंट मिली तो प्लस में खजाने में प्लस था, ठीक है, खजाना प्लस में जा रहा था और तमाम कर्जा जो शौकत अजीज की वजीर आजम के ऐसे से तमाम कर्जे को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है ना। हम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को देखते हैं तो उसने आने कर वो जो कर्ज हम प्लस में जा रहे थे बल्कि माइनस में हम चले गए। जब उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उसको खजाने में कुछ नहीं मिला, बल्कि उल्टा उसको लोन देना पड़ा, उसको लोन लेना पड़ा और एक बड़ी किस्से देनी पड़ी, ठीक है ना। ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल इशूज़ है। अच्छा, उसके बाद जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो गई, जब भी गवर्नमेंट आई है उसने मोटरवे स्टार्ट किया। आप कह रहे हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसने मोटरवे बनाए, सड़कें बनाई और जितनी बनाई वो उसने कहा कि रिकॉर्ड पे आप प्राइम मिनिस्टर, जो साबका प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं हाईवेज की, और जो रेट आज से 10 साल 15 साल पहले उन गवर्नमेंटों ने दी है उससे कम रेट में, जबकि आज हर चीज महंगी हो चुकी है, मौजूदा गवर्नमेंट ने बनाई। अच्छा,
और 3.5 साल अभी तो उसको काम करने ही नहीं दिया गया। इतने साल का 40 साल का एक गंद और सियासी अच्छा, आपने 3.5 साल बखूबी ये दौर देखा साबिका हुकूमत का, पीटीआई का, कि वुज़रा अगर टमाटर महंगा होता था तो कहते थे कि जी कम खाएं, चीनी महंगी है तो चीनी कम डालें। 50 रुपए पे जिस वजीर आजम ने चीनी आवाम को दी वो तो चोर था, लेकिन 140 रुपए पे चीनी आखिर तक बिकती रही, महंगाई तक कंट्रोल ना हो सकी। क्या आपको नहीं लगता कि वो जो वुज़रा थे या जो हुकूमत कर रहे थे, मौजूदा जो साबिका जो गवर्नमेंट थी वजीर आजम इमरान खान की, दुनिया ने तस्लीम किया। आज दुनिया का तमाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि करप्शन बड़ी है। गौरी साहब, दुनिया ने तस्लीम किया, करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, पहले हम महंगाई की बात करते हैं। दुनिया ने तस्लीम किया कि जो 2.5 साल दुनिया में कोरोना रहा ना, वो कोरोना के इतने असरात थे कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं होती तो ये मुल्क, जैसा ये लोग मौजूदा हुक्मरान आए ये कहते हैं भिखारी, तो हकीकतन भिखारी बन जाता। इसने वो बेशियत को बंद होने नहीं दिया। इसने इंटरनेशनल लॉबिंग के प्रेशर में ये प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। इसने जितना रिलीफ गवर्नमेंट की सतह पे दे सकता था इस शख्स ने दिया। और देखिए एक कुदरती ये थी, दुनिया भर का आप हालत देखें ना, दुनिया भर के। आप आज पाकिस्तान को हम कह रहे हैं हम तो गरीब मुल्क है, आप अमेरिका के, आप बरतानिया के, आप दीगर यूरोपीय ममालिक के से अगर मुआवजा कराते हैं, हम उससे कम उसके पर। जब प्याज और टमाटर की आप बात करें ना, प्याज और टमाटर तो अभी इसी गवर्नमेंट में 100 रुपए में 4 किलो प्याज बिक रही थी। असल में मसला ये आता है कि ये इमरान खान जो है ना, ये दुनिया में भर में रहा है, दुनिया अच्छी तालीम हासिल की है, अच्छी स्टडी है, अच्छे लोगों से उठा बैठा, तो वो ये चाहता था कि इस मुल्क को अपने पांवों पे खड़ा कर दें, हम 50 साल 100 साल की आगे की पॉलिसी बनाएं। आप ये देखें ना, गैस का बहरान पैदा हुआ मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट में। आप पिछली जो गवर्नमेंट थी उसको पता था कि गैस के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, मगर वो लोग क्या कि नहीं, आने वाले के लिए मसाइल छोड़ जाओ। 10,000 मेगावाट बिजली के मामला तय किए गए और ग्रिड स्टेशन बनाए गए, 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। गौरी साहब, माजी की हुकूमत में, इस हुकूमत ने कुछ नहीं बनाया। चलें, इस पे आपको अगर इंफॉर्मेशन हो तो आगाह करें ना आवाम को। देखिए बात, ये सारा एक गोरख धंधा है, सिर्फ बातचीत का। भी उनके जो अभी साबका वजीर खजाना थे, शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे, ये लोगों को उलझाना, परेशान करना। लोग चाहते ठीक है अब ये आए, हम अप्रिशिएट करते हैं, जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट आई है, अब ये आवाम को दे देना। चले, इमरान खान ने नहीं दिया। लेकिन आपने अगर आप अब ले आया, आप अभी मैं चाह रहा था कि सेकंड ब्रेक में हम मौजूदा हुकूमत पे आते। आपने सुना होगा मिफ्ता इस्माइल साहब जो मुआशी टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि आज से हम ऑन करते हैं, हम तस्लीम करते हैं, माजी को छोड़ दिया हमने। आज से उन्होंने माजी को छोड़ दिया। सर, तो ये क्या खुशाइन बात नहीं है गौरी साहब? नहीं, माजी तो आप भी डिस्कस कर रहे हैं ना। नहीं, तो उन्होंने मतलब इमरान खान साहब ने 3.5 साल तक कहा कि पिछलों ने ये किया, पिछलों ने ये किया। इन्होंने कहा कि जो होगा आज के बाद हम ऑन करते हैं इन चीजों को। ये नहीं है, ऑन करें ना, अच्छी बात है, वो आपको चंद दिनों में नजर आ जाएगा क्या ऑन हो रहा है, क्या ऑन होने जा रहा है। अभी अगले महीने बजट भी देना है, ठीक है, करें। अभी वर्ल्ड बैंक और अमेरिका का प्रेशर है। अभी उन्होंने कहा है कि कल ही उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को मुखातिब करके कहा कि आप ये टैक्स लगाएं, ये चीजें करें। किसी चीज के अंदर आपको यूटिलिटी बिल्स और तेल या किसी भी उसके अंदर आपको कोई चीज कम नहीं कर सकते, कोई चीज को आगे पीछे नहीं कर सकते, मजीद टैक्स लगाकर। पहले हमारा पूछ लेता हूं मैं, नादिया आप से मैं पूछ लेता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम रमजान में सस्ता आटा देंगे और महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, और पेट्रोल प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करना है इस पे भी मुशावरत जारी है। क्या हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और मैं ये कहूँगी कि देखें, जितनी भी ये एक जो बहस है, ये बहस हमेशा चलती रहेगी और ये हमेशा होती है। जब भी पुरानी हुकूमत जाती है, नई हुकूमत आती है, तो जो ब्लेम गेम चल रहा होता है, मैं यही कहूँगी। और अगर यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि देखिए 3.5 साल बहुत एक कम अरसा होता है, और अगर उस अरसे में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वो कहा जाता है कोविड जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, ठीक है, वो इस दौर में ही गुजरा है, इस हुकूमत की दौर में गुजरा है। और वाकई मैं गौरीब सर की बात को बिल्कुल अग्री करूंगी। अच्छा, पीटीआई के वज़रा ने टाइम पे एनर्जी ना ली, चीनी हम बाहर से ले रहे थे, ज़राई मुल्क है हमारा, दवाओं की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सके, ये भी कोविड के ज़माने में डालेंगे आप? साहिब, इसमें एक मैं नादिया की बात काट रहा हूँ, इसमें मैं एक बात करूंगा कि भाई ये मसला ये कि आप देखें ना, जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ जब ये सारा सिलसिला चल रहा था,
तो ये एक इंटरनेशनल माफिया है, एक इंटरनेशनल ग्रुप से ये सारी चीजों से लड़ने आए थे। बात तो सुने आप, मैं आपके जवाब दे रहा हूं इसकी आप। तो उन्होंने $80 पे चल रहा था ना, 180 पे, उन्होंने $91 पे ले आए एकदम से। अब एकदम से जब जैसे ही ले आए, ये एक इंटरनेशनल माफिया है जो अमेरिका के कहने के ऊपर ये तमाम मामला को करते हैं। इसमें हमारे जो लोकल लोग हैं इसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही इसने हलफ उठाया, जैसे ही अदम की तेरी कामयाब हुई, ऐसा कौन सा कारनामा शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के ऐसे कर दिया एक दिन 2 दिन के अंदर के डॉलर $10 कम हो गया और स्टॉक ऊपर हो गया। ये एक इंटरनेशनल प्लानिंग्स के तहत होता है, जिसके तहत ये उतराव चढ़ाव, अच्छा चीनी भी मार्केट से इसी तरह से गायब कर दी जाती है, डॉलर को शॉर्ट कर दिया जाता है। ये हुकूमतों को नाकाम करने की बात है। मैं कंटिन्यू करता हूं। कैप्टन रिजवान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, खुशामदीद कहेंगे कैप्टन साहब। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। सर कुछ रोशनी डालेंगे, ये क्या हुआ कि आप तो आईनी मुद्दा पूरा करने जा रहे थे और शेख रशीद साहब कहते थे कुछ नहीं होगा, तहरीक कदम नाकाम जाएगी, हम आईनी मुद्दा पूरा करेंगे, लेकिन आप तारीख के पहले वजीर आजम बन गए इमरान खान साहब के, जिनको तहरीक कदम से बाहर निकाला गया। क्या ये अच्छा होता कि आप इस्तीफा दे देते? नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिनका जायजा लेना बहुत जरूरी है। और कानून में जिन पहलुओं का तस्करा करके जो तशरीहात बयान की जाती रही हैं माजी में भी, और हमारी जो मोहतरम जुडिशरी है वो जिस तरीके से उसको डिफाइन करती रही है, वो इस वक्त कंट्राडिक्टेड सूरत हाल के अंदर जो है ना वो मामलात नजर आते हैं। आर्टिकल 63A का रेफरेंस और आर्टिकल 69 की डेफिनेशन को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको एक्सेप्ट तो नहीं करती, लेकिन ये है क्योंकि एक मोहतरम अदालत का फैसला है, तो हम अदालतों की एहतराम के अंदर उस चीज को कबूल करते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हम वो जमात हैं जिसने ना सिर्फ ये कि अदालत के उस फैसले से जिसको यही रहिएगा, यही कैप्टन साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा कि हम अदालतों के फैसलों को मनवन तस्लीम करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब अदलिया ने आपको कहा कि 10 बजे आप तहरीक कदम की वोटिंग शुरू करें, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स को हमने देखी, रात 12 बज गए, इदारे आपस में परेशान हो गए, पूरा मुल्क परेशान था। ये क्यों हो रहा था, किसकी ईमा पे? बहुत शुक्रिया साजिद भाई, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दीजिएगा। देखिए हमारे मुल्क के अंदर सबसे सुप्रीम इदारा आपकी पार्लियामेंट है, और हमारी जो मौजिज अदलिया है ये बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन हो जाता है। अदालत, सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह पार्लियामान की कार्रवाई के दरमियान मदाखलत करने की या उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देने की मजाज नहीं होती, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो तारीख दी थी उसकी पाबंदी की गई, और उस तारीख के विदिन उस तारीख तहरीक इंसाफ ने हमें उस फैसले से इख्तलाफ है, लेकिन हमने उसको फॉलो किया। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने अदालतों का एहतराम किया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़ी चले सुप्रीम कोर्ट पे हमले करती है। ठीक है कैप्टन साहब, अभी आप लोगों ने फिर धरनों की सियासत स्टार्ट कर ली है, खुशाइंद है, आप लोग करें, आपका आईनी हक है, लेकिन उन जलसों में जो पोस्टर आपके कारकुनान लेकर आ रहे हैं, तो क्या आपके अलावा सारे गद्दार हैं सर? नहीं, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी धरनों की सियासत की तरफ नहीं जा रही है। मेरे ख्याल आपका ये जुमला जो है मैं उससे इख्तलाफ राय रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर रही है। ये जो सूरत हाल है जिसको वजीर आजम, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस लाइंस को लेकर चल रहे हैं, उसमें वो आवाम को आगाही मुहिम की तरफ बढ़ते चले जाएं। कैप्टन साहब अपने कारकुनान को आप कहें ना कि सबको गद्दार तो ना कहें, इस मुल्क में जितने आप पाकिस्तानी उतने सारे पाकिस्तानी होंगे। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, हम सबको गद्दार नहीं कह रहे हैं, हम तो उन लोगों को गद्दार कह रहे हैं जो कि सर्टिफाइड चोर हैं, डिक्लेयर्ड चोर हैं, जिनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किए जा रहे हैं, जो उस साजिश का हिस्सा है, हम उनको गद्दार कह रहे हैं। ठीक है, आप लाइन पे रहें। तसद्दुक गौरी साहब स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। गौरी साहब प्लीज। हाँ कैप्टन साहब, आप ये बताएं कि सारी ये बातों को छोड़ें, ये आप बताएं कि इमरान खान साहब की बहुत सी गलतियां हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है ना, उन्होंने जिस तरीके से सुबह सिंध में और कराची में जो सदूर बनाए, क्या आप उनसे मुतमईन है? वो अवामी लोग हैं, अली जैदी साहब या बिलाल गफ्फार साहब,
जी बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ गौरी साहब। देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो भी सदूर बनाए, मैं आपको उनके नाम गिनवा सकता हूँ। माजी के नहीं, माजी को छोड़े सर, कैप्टन साहब मौजूदा बात कर रहे हैं। मौजूदा अगर आप देखें, बिलाल गफ्फार साहब एक बहुत सुलझे हुए और नहीं, सिर्फ एमपी है ना सर, कौन सा सुलझे हुए, कौन कराची में जानता है। और अली जैदी एक मिनिस्टर थे, अब तो मिनिस्टर भी नहीं रहे। क्या पार्टी में सियासी तौर पर तब्दीलियां लाना पड़ेगी खान साहब को? सवाल करेंगे, आप मुझसे सवाल करेंगे तो मुझे जवाब करने का देने का मौका नहीं, माजी में मैं नहीं बात कर रहा ना, मैं हाल की बात कर रहा हूँ। जी मैं हाल की बात कर लेता हूँ। बिला हमारी पार्टी का जो मंशूर है, जो आइडियोलॉजी है, उसके अंदर गद्दी नशीनी या कोई जो है ना वो सरदारी का जो है ना वो तोहा होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ एक सिंध में जब भी कोई भी सियासी जमात होती है, सिंध की बड़ी जानता है जो के डिवोटेड हो, जो के इंटेलिजेंट हो, हम उसको मौका देने के मजाज होते हैं। हमारे एमएनएस देख लें, 14 एमएनएस जो यहाँ से सेलेक्ट हुए, उनमें से कोई भी जद्दी पुश्ती सियासत या हिस्सेदार नहीं है। कैप्टन साहब यही तो आप लोगों की खामियां है। जो लोग आना चाहते हैं, जो देखा हर बड़ी सियासी जमात में अंदरूनी सिंध से सदर होता है, जो भी आना चाहते हैं उन लोगों को आप लोग ये बातें करके पार्टी को कमजोर करते हैं। हमारे साथ अंदरूनी सिंध से पहले भी और इस वक्त भी, अगर आप सिंध की काबीना जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की काबीना है, अगर आप उसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि सिंध के अंदर मुबीन जतोई साहब भी मौजूद हैं, ठीक है, जो साहब भी मौजूद हैं। वो लोग मौजूद हैं जिनकी सियासी हैसियत नहीं है, जिनकी सियासी हैसियत है उनको आप लोग इज्जत नहीं देते। आप इसको कंट्राडिक्ट नहीं करें कि पाकिस्तान चले, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, लास्ट आपसे क्वेश्चन है कैप्टन साहब। आपने देखा कि मैरियट होटल में एक वाकया हुआ, क्या ये इस तरह के वाकयात होने चाहिए? क्या सियासी कारकुनों की ये तरबियत होनी चाहिए कि वो निजी महफिलों में जाके मुगालजात बकें? और मैं वो नहीं कहना चाह रहा था कि लोटा लोटा कह के पुकारें और वहां पे इस तरह के हालात हमें देखने को मिले, तो आप तरबियत करें ना सर अपने लोगों की। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। बेसिकली वो कोई सियासी कारकुन नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है ये एक आजाद मुल्क है। इसके अंदर आजादी राय का हक हमें सियासत ही देती है, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर आप किसी को, आप तो चले वो एक अदना सा एक इंसान है, एक ज़ईफ इंसान है। बाकी जिन 3 लोगों ने काम किए हैं, फैसल करीम टुंडी साहब, खोकर साहब और जो दूसरे हमारे नूर आलम खान साहब हैं, क्या उनको सेब देता है? क्या नजीम अफजल चंद साहब क्या उनको सेब देता था कि वो जो है वो अपनी हाथापाई करें? क्या वो उनको ये सेब देता था? क्या वो तरबियत याफ्ता है? जो कि मुझे भी एक पार्टी जो क्लेम करती है कि हम यूनिवर्सिटी हैं सोसाइटी के अपना सियासत की, ये उनको सेब देता है? क्या ये ऐसे सियासतदान जो है वो उनके अंदर सब्र का दामन नहीं होना चाहिए? नदीम चंद साहब तो आपके बड़े चहीते थे पहले सर। आप बिल्कुल हमारे करीब आए, हमने उनको जांचा, हमने उनको मौका दिया, हमने उनको समझाया, हमने उनको समझाने की कोशिश की कि आप जिस लाइंस के ऊपर चलते रहे वो यहाँ नहीं चल सकती हैं। ये ठीक है, आप नहीं गर्म कर सकते हैं। चले, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कैप्टन रिजवान साहब, आपने पीटीआई का मौकिफ पेश किया। नादिया, वहीं से मैं चाहूंगा कंटिन्यू करें कि वफाकी हुकूमत को ऐसी कौन सी चीजें थी कि आज ऐसा हुआ कि ऐवान में पहली बार पाकिस्तान की अवाम ने देखा कि तहरीक अदम से उनको नाकामी का सामना हुआ? किन वजूहात की वजह से, कुछ आप रोशनी डालेंगी? देखिए, वजूहात में मैं ये कहूँगी कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी हुकूमत को उनका टेन्योर पूरा करने देना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 3.5 साल मेरे ख्याल में एक बहुत कम अरसा होता है किसी भी हुकूमत को जज करने का। और जबकि वो एक ऐसे क्राइसिस से पूरी दुनिया गुजरी थी, तो जाहिर सी बात है हमारा मुल्क भी गुजरा था कोविड का। अगर वाकई जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं सर की बात को बिल्कुल आगे लेके चलूँगी कि इस पूरे सिनेरियो में अगर मुझे नहीं पता कि पिछली हुकूमत होती तो वो इतना सस्टेन कर सकती थी, लेकिन फिर भी इस हुकूमत ने बहुत सस्टेन किया। नादिया, मैं आपको जरा माजी में ले जाऊं। 2005 में आपने देखा कि डिजास्टर था, बड़ा ज़लज़ला आया, कई जानी माली नुकसान हुआ, खरबों रुपए का मुल्क को नुकसान हुआ। उसके बाद फिर 2009 में आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, उसको भी हुकूमतों ने फेस किया। तो ये तो आते रहते हैं मामलात, हुकूमतें फेस करती हैं, लेकिन एक चीज पे भी कंट्रोल न करना ये नाकामी नहीं है?
देखिए कंट्रोल की अगर आप जहाँ तक बात करेंगे ना, अगर मैं पिछली हुकूमतों को देखूं तो उनकी भी बहुत सारी लैकिंग है। हम सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा कि हम सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया। अगर हम जो हमारी जो अभी नई हुकूमत बनी है और उनका अगर हम माजी में जाके चेक करें तो उनकी भी बहुत सारी जो है लैकिंग रही है, उनकी भी बहुत सारी खामियां रही हैं। और चूंकि अगर मैं ये कहूँ जो अभी हमारी मौजूदा हुकूमत है वो उनकी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो अगर जैसे आपने चीनी की बात की, अब देखते हैं ना, वो तो उनका तो वो पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो देखते हैं कि अब चीनी की कीमतों में कितनी कमी आती है। नादिया, जिस तरीके से साजिद साहब ने आपसे बात की, वो बात ये है कि वो तो एक अंदरूनी मुल्क के मसले थे, सैलाब हो गए, जल्जला हो गया, ये कुदरती वो थे। जो ये कोविड का जो मसला है ये इंटरनेशनल इशू था और इसमें पूरा मुल्क जाम था, दुनिया के तमाम पूरी दुनिया जाम थी, ना कारोबार था, ना कम्युनिकेशन था, ना तमाम चीज थी। तो साजिद साहब का ये उससे मुआवजा कराना ये एक अजीब सी बात है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री भी इस चीज को सरवाइव नहीं कर सकी, तो हम तो फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं। ठीक है, चले, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं।